कभी पाकिस्तान ने डिफॉल्ट नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह बॉन्ड रीपे होगा और इसमें कोई किसी किस्म की ताखीर नहीं है और हमारी जितनी अदायगियां आने वाले एक साल में है उसका भी जो है इंतजाम इन प्रिंसिपल हो चुका है। गिवन द प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन कौन से सेक्टर्स को देखना चाहिए, कौन सो को अवॉइड करना चाहिए? तो इस वक्त मार्केट की जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। हम पिछले 6 महीने में डेटा निकाल के देखें तो बहुत सारे स्पॉन्सर जो हैं वो बायबैक कर रहे हैं। बैंक अल्फला ने जो है वो बायबैक का नोटिफिकेशन दिया है, इससे पहले लकी सीमेंट ने दिया है, उससे पहले जो है वो मेपल लीफ ने। उसका रीजन ही ये है कि वैल्यूएशन इस हद तक नीचे है और इतनी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है कि स्पॉन्सर भी जो है वो शेयर्स जो है वो बायबैक कर रहे हैं। सेफ सेक्टर आपको नजर आता है, उसमें जो है कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो काफी हद तक जो है वो सेफ है। वो फर्टिलाइजर सेक्टर ऐसा सेक्टर है, स्पेशली जो यूरिया मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास मुझे लगता है काफी रूम है, उनकी वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनमें काफी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मौजूद है और फिर ओवर एंड अबव आपको डिविडेंड यील्ड भी जो है वो बहुत अच्छी मिल रही है। सो आप बैंकिंग सेक्टर और फर्टिलाइजर सेक्टर जो है वो मुझे रिलेटिवली इस सिनेरियो में सेफ लगते हैं। प्लस इनकी जो कंपनीज के पे आउट भी बहुत अच्छे हैं। पे आउट अच्छे हैं तो आपकी एक अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड भी, आपको साल का एक अच्छा डिविडेंड भी जो है वो मिल रहा होगा। एक्सपेक्टेड है कि गवर्नमेंट जो है वो गैस टैरिफ हाइक करने वाली है नवंबर में, बाय द एंड ऑफ नवंबर और अर्ली दिसंबर गैस टैरिफ हाइक होना है। तो अगर गैस टैरिफ हाइक होता है तो इससे जो ईएनपी सेक्टर में कैश फ्लोस के प्रॉब्लम है, स्पेसिफिकली ओजीडीसी एंड पीपीएल में, वो जो है वो काफी हद तक जो है वो सॉल्व होने की उम्मीद है। मैं पुराने सर्कुलर डेट की बात नहीं कर रहा, बट मैं बात कर रहा हूँ कि फर्दर एक्यूमुलेशन ऑफ सर्कुलर डेट। तो अगर गैस प्राइसेस गवर्नमेंट ने बढ़ा दी तो जो कैश फ्लोस हैं वो काफी हद तक जो है वो बेहतर हो जाएंगे इन ईएनपीज कंपनीज के। तो इनको भी जो है वो कंसिडर करना चाहिए, इसमें भी जो है वो एक अच्छी डिविडेंड यील्ड मिलती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सीमेंट सेक्टर भी मुझे एट दिस पॉइंट इन टाइम जो है वो काफी अट्रैक्टिव लगता है और उसकी रीजन ये है कि जो जिस तरीके से कोल की प्राइसेस नीचे आ गई हैं, आप देखें तो 180 185 RB1 RB2 कोल अवेलेबल है। और इवन हम लोग तो जो इंडस्ट्री कोल मंगवा रही है वो आजकल ज्यादातर मोज़म्बिक और इंडोनेशियन कोल मंगवा रही है, तो उसकी प्राइस तो और कम है, $140-150। तो जो सीमेंट की प्राइसेस है उसमें तो ऐसा कोई कमी नहीं हुई। तो अगर सीमेंट की प्राइसेस यही कंटिन्यू रहती हैं तो ये सीमेंट कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा रोबस्ट हो जाएगी, क्योंकि आपकी कॉस्ट में जो है वो जो कि 45 से 50% कोल की कॉस्ट होती है, आपका वो कब उसमें डिक्लाइन आ गया बहुत सिग्निफिकेंटली और आपकी सेलिंग प्राइस में जो है वो कोई खास डिक्लाइन नहीं आया। हाँ, एक रिस्क सीमेंट सेक्टर में ये रहता है कि प्राइस वॉर ना हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली there is around 15 to 16 million ton of capacity is coming online in the next 1 to 1.5 years. तो वो लोगों को थोड़ा एक फेयर इस बात पे है कि ये प्राइस वॉर जो है वो हो सकती है। बट अब तक तो हमें कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आई। 3 कंपनीज के नोटिस ऑलरेडी आ गए हैं, इंक्लूडिंग बेस्ट वे सीमेंट, फौजी सीमेंट और मेपल लीफ सीमेंट, जिन्होंने क्लीन फायर किया। कोई ऐसी बड़ी प्राइस वॉर तो हमें नहीं नजर आई है कि किसी ने प्राइस कम की हो। तो इनफ्लोज हैं वो एडिक्वेट इनफ हैं, बट ऑब्वियसली उसमें जो है वो हमें टाइमली बेसिस पे उसकी रिजर्व मैनेजमेंट जो है वो करने की जरूरत है। एक्सटर्नल अकाउंट की सिचुएशन है इस वक्त की नज़र में कैसी है? कितनी ब्लीक है, कितनी अच्छी है या कितनी ओके है? जो $31 बिलियन का आपने नंबर अभी कोट किया है, तो ये $31 बिलियन की जो लायबिलिटी थी हमारी, सबसे पहली बात ये कि इसमें जो है वो 10 बिलियन का करंट अकाउंट भी शामिल है। ओके। सो इफेक्टिवली लायबिलिटी जो है वो 21 बिलियन की थी। ये लायबिलिटी थी जून 2022 से ऑनवर्ड्स 12 महीने। राइट। अभी हम लोग खड़े हैं नवंबर 2022 में। नवंबर में आई थिंक हम 1.5 बिलियन की पेमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 1 बिलियन जो हमने एक पेमेंट की है, और फिर दिसंबर में मुझे लगता है ऐसा है कि 1 बिलियन की ऑब्वियसली हमारे जो सुकूक है उसकी पेमेंट है और $500 मिलियन की और पेमेंट है। बिफोर दिसंबर एक्सपेक्टेड है कि मटेरियलाइज हो जाएंगे। इसमें $500 मिलियन जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक से, तकरीबन $1.5 बिलियन जो है वो वर्ल्ड बैंक से। इसके अलावा जो IMF का हमारा रिव्यू है, 9th रिव्यू, वो भी शेड्यूल्ड है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, नवंबर के आखिर में, तो उससे भी 1 बिलियन आ जाएगा। इसके अलावा सऊदी क्राउन प्रिंस का विजिट था जो कि अभी आई थिंक डेफर हो गया, वो हमारे लिए नहीं पूरे रीजन के लिए हुआ। आई थिंक उन्होंने इंडिया भी आना था, वो इंडिया भी नहीं आ रहे।
तो वहां से भी हमें एक्सपेक्टेशन यही थी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है वो कुछ टाइम पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने यही कहा था कि जो सेफ डिपॉजिट है सऊदी अरब के $3 बिलियन उसको वो डबल करके $6 बिलियन ले जाएगा, और इसी तरह जो डेफर्ड ऑयल फैसिलिटी है $1.2 बिलियन की, उसको भी वो डबल करके $2.4 बिलियन ले जाएगा। इसके अलावा और भी ऐसी कुछ जैसे कमर्शियल बोरोइंग है जिसकी रीस्केड्यूलिंग ऑन कार्ड्स है। जस्ट टू रिकॉल के अभी लास्ट भी हमने एक बड़ी पेमेंट निकली है स्टेट बैंक के रिजर्व से, तो वो भी जो है वो कमर्शियल बोरोइंग ही थी, और एक्सपेक्टेड यही है कि उसकी मोडेलिटीज फाइनल हो जाएगी तो वो भी वापस आ जाएगी। तो इस वक्त जो हमें इनफ्लोज हैं, इसके अलावा एक और इनफ्लो जो मैं मिस कर गया, वो $900 मिलियन का इनफ्लो है एक्सपेक्टेड है, जो कि फ्लड रिलीफ की मद में जो है वो यूएन से और बाकी डिफरेंट कंट्रीज से जो है वो कमिटमेंट है। जी तो सानी साहब देखें, जो एक्सटर्नल सिचुएशन है हमारी, उसमें ऑब्वियसली हमने जो चीज़ मैनेज करनी है सबसे पहले वो अपनी एक्सटर्नल रीपेमेंट्स को जो है वो मैनेज करना है, और जो रोल ओवर्स हैं उनको अकॉर्डिंगली जो है वो रोल ओवर करना है, और अगर इसके अलावा कोई रीशेड्यूलिंग पॉसिबल है तो उसको भी टाइमली बेसिस पे करना है। इसके साथ साथ एक्सटर्नल साइड पे हमने जो है वो अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को जो है वो मिनिमम रखना है। अच्छा, अब अगर मैं इसको करंट अकाउंट डेफिसिट पे स्पेसिफिकली आ जाऊं, तो अगर आप देखें तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो $400 से $500 मिलियन जो है वो एक्सपेक्टेड है कि आगे जाते हुए जो है वो रहेगा। हाउएवर गवर्नमेंट की कोशिश यही है कि जो आपकी इंपोर्ट्स हैं दैट शुड बी इक्वल टू योर एक्सपोर्ट्स एंड रेमिटेंसेस। तो आगे जाते हुए जो है वो कुछ चीज़ें जो प्ले करेंगी, उसमें ऑब्वियसली कमोडिटी प्राइसेस, पर्टिकुलरली ऑयल प्राइसेस, और इसके अलावा हम लोग कितनी ज़्यादा इंपोर्ट्स जो है वो अलाउ करते हैं। गवर्नमेंट अलॉन्ग विद स्टेट बैंक, उनकी कोशिश यही है कि जो इंपोर्ट्स हैं उस पे हम लोग जो है वो कम से कम इंपोर्ट जो है वो करें, और साइमल्टेनियसली हम अपनी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस को रोबस्ट रखें। बट उसमें चैलेंज ये है कि हमने इंपोर्ट तो टू सम एक्सटेंट कर्टेल खुद भी की है, और कुछ ग्लोबल सिनेरियो भी ऐसा डेवलप हो गया है बिकॉज ऑफ द रिसेशन फेयर के कमोडिटी प्राइसेस जो है वो सॉफ्ट होना शुरू हो गई हैं। ऑयल की प्राइसेस पहले के मुकाबले में काफ़ी नीचे आ गई हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमें बड़ा चैलेंज अब नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को किस तरह रोबस्ट रख सकते हैं। ऑब्वियसली हम अपनी एक्सपोर्ट मेजॉरिटी यूएस और यूरोप कर रहे होते हैं, और अगर यूएस और यूरोप में जो है वो रिसेशन या डिमांड वीकनिंग होती है, ऑब्वियसली वो उनके साथ साथ हमें भी जो है वो इम्पेक्ट करेगी, गिवन द फैक्ट के जो हमारी एक्सपोर्ट्स वहाँ जा रही हैं वो भी जो है वो कम जाएंगी। और इसी तरीके से अगर हम दूसरे वेरिएबल पे आए जो कि रेमिटेंसेस है, उसमें भी जो करेंसी रेट है, जो इंटरबैंक का एक रेट है और एक जो ओपन मार्केट का रेट है, उसका डिफरेंस इस हद तक बढ़ गया है कि जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं, जो फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं, जो कि हमारे लोग बाहर रहते हैं, वो जो रेमिटेंस भेज रहे हैं वो फॉर्मल चैनल का इस्तेमाल जो है वो कम कर रहे हैं। क्योंकि अगर इस रेट में 10-12 रुपए का फर्क होगा तो ऑब्वियसली हर किसी को जो है वो ये ज्यादा बेहतर लगेगा कि वो दूसरे मीन्स के थ्रू अदर देन ऑफिशियल चैनल्स जो है वो रेमिटेंस भेज दे और 10-12 रुपए उसको ऊपर मिल जाए। तो बेसिकली अब कोशिश ये करनी है हमने कि हमने इम्पोर्ट्स को मैनेज करना है, वो हम पर्टिकुलरली कर भी रहे हैं, और आगे जाते हुए उम्मीद है कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस और सॉफ्ट होंगी तो वो हमें और पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएंगी, इन अ वे कि हमारी इंपोर्ट्स जो है वो रिड्यूस हों। अगर हम अपनी बड़ी इंपोर्ट्स में देखें तो ऑयल की इंपोर्ट हमारी सबसे बड़ी होती है, फिर मशीनरी होती है, फिर फूड इंपोर्ट होती है, तो उसमें ऑब्वियसली हम जो है वो बैलेंस रखना होगा और हमें फोकस ये रखना होगा कि एक्सपोर्ट को हम कम रखें। और अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो हमें ये बहुत जरूरी है कि एक्सपोर्ट को हम रोबस्ट रखें, और रेमिटेंसेस में जो गैप है बिटवीन इंटरबैंक एंड ओपन मार्केट रेट, इसको जो है वो कम किया जाए। मोमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल एंड ग्लोबल इश्यूज, जो डेट रीपेमेंट है और प्लस हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड है, उसको मीट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है। अगर हम मैं इसको बाइफरकेट कर तो पहले मैं लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट हाउ मच द फंडिंग एक्सटर्नल फंडिंग नीड्स पाकिस्तान विल हैव इन फिस्कल 23। आई थिंक ये हमारे एस्टिमेट के हिसाब से अराउंड $30-31 बिलियन के करीब टोटल एक्सटर्नल फंडिंग नीड्स इस साल होगी फंडिंग के। उसमें अराउंड $7.5 बिलियन कमर्शियल लोन्स टारगेट कर रही थी। अब यूरो बॉन्ड और सुकूक इंटरनेशनल $2 बिलियन टारगेट था।
दिस इज सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। गुज़िश्ता 4-4.5 महीने से हम देख रहे हैं कि एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन है, वन आफ्टर अनदर, और हर दफ़ा ये लगता है कि अगले दिन अगले लम्हे जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट होने जा रही हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट अपीयर्स इज़ एंड व्हाट कम्स आउट इज़ अ बिगर इशू एंड अ बिगर चैलेंज। गिवन द प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन, कौन से सेक्टर्स को देखना चाहिए, कौन सो को अवॉइड करना चाहिए, एक्सटर्नल अकाउंट पे किस तरह के चैलेंजेस हैं और गवर्नमेंट उनको किस तरह से मैनेज करने की कोशिश कर रही है, कहाँ पे कामयाबी हो रही है, नहीं हो रही है, और ये चीज़ें कितनी मैनेज होंगी या नहीं मैनेज हो पाएंगी, इस पे तज्जिया करेंगे। और हमारे साथ मौजूद होंगे ताहिर अब्बास। He happens to be a great analyst and he belongs to Arif Habib Securities. Tahir Abbas, welcome to the show and अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सानी साहब। ताहिर साहब, सबसे पहले ये फरमाएं कि जो एक्सटर्नल अकाउंट की सिचुएशन है इस वक्त आपकी नज़र में कैसी है, कितनी ब्लीक है, कितनी अच्छी है या कितनी ओके है? जी तो सानी साहब देखें, जो एक्सटर्नल सिचुएशन है हमारी, उसमें ऑब्वियसली हमने जो चीज़ मैनेज करनी है सबसे पहले वो अपनी एक्सटर्नल रीपेमेंट्स को जो है वो मैनेज करता है, और जो रोल ओवर्स हैं उनको अकॉर्डिंगली जो है वो रोल ओवर करता है, और अगर इसके अलावा कोई रीशेड्यूलिंग पॉसिबल है तो उसको भी टाइमली बेसिस पे करना है। इसके साथ साथ एक्सटर्नल साइड पे हमने जो है वो अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को जो है वो मिनिमम रखना है। अच्छा, अब अगर मैं इसको करंट अकाउंट डेफिसिट पे स्पेसिफिकली आ जाऊं, तो अगर आप देखें तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 400 से 500 मिलियन डॉलर जो है वो एक्सपेक्टेड है कि आगे जाते हुए जो है वो रहेगा। हाउएवर गवर्नमेंट की कोशिश यही है कि जो आपकी इंपोर्ट्स हैं दैट शुड बी इक्वल टू योर एक्सपोर्ट्स एंड रेमिटेंसेस। तो आगे जाते हुए जो है वो कुछ चीजें जो प्ले करेंगी, उसमें ऑब्वियसली कमोडिटी प्राइसेस, पर्टिकुलरली ऑयल प्राइसेस, और इसके अलावा हम लोग कितनी ज्यादा इंपोर्ट्स जो है वो अलाउ करते हैं। गवर्नमेंट अलॉन्ग विद स्टेट बैंक, उनकी कोशिश यही है कि जो इंपोर्ट्स हैं उस पे हम लोग जो है वो कम से कम इंपोर्ट्स जो है वो करें, और साइमल्टेनियसली हम अपनी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस को रोबस्ट रखें। बट उसमें चैलेंज ये है कि हमने इंपोर्ट तो टू सम एक्सटेंट कर्टेल खुद भी की है, और कुछ ग्लोबल सिनेरियो भी ऐसा डेवलप हो गया है बिकॉज ऑफ द रिसेशन फेयर के कमोडिटी प्राइसेस जो है वो सॉफ्ट होना शुरू हो गई हैं। ऑयल की प्राइसेस पहले के मुकाबले में काफी नीचे आ गई हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमें बड़ा चैलेंज अब नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को किस तरह रोबस्ट रख सकते हैं। ऑब्वियसली हम अपनी एक्सपोर्ट मेजॉरिटी यूएस और यूरोप कर रहे होते हैं, और अगर यूएस और यूरोप में जो है वो रिसेशन या डिमांड वीकनिंग होती है, ऑब्वियसली वो उनके साथ साथ हमें भी जो है वो इम्पेक्ट करेगी, गिवन द फैक्ट के जो हमारी एक्सपोर्ट्स वहां जा रही हैं वो भी जो है वो कम जाएंगी। और इसी तरीके से अगर हम दूसरे वेरिएबल पे आए जो कि रेमिटेंसेस है, उसमें भी जो करेंसी रेट है, जो इंटरबैंक का एक रेट है और एक जो ओपन मार्केट का रेट है, उसका डिफरेंस इस हद तक बढ़ गया है कि जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं, तो फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं जो कि हमारे लोग बाहर रहते हैं, वो जो रेमिटेंस भेज रहे हैं वो फॉर्मल चैनल का इस्तेमाल जो है वो कम कर रहे हैं। क्योंकि अगर इस रेट में 10-12 रुपए का फर्क होगा तो ऑब्वियसली हर किसी को जो है वो ये ज्यादा बेहतर लगेगा कि वो दूसरे मीन्स के थ्रू अदर देन ऑफिशियल चैनल्स जो है वो रेमिटेंस भेज दे और 10-12 रुपए उसको ऊपर मिल जाए। तो बेसिकली अब कोशिश ये करनी है हमने कि हमने इम्पोर्ट्स को मैनेज करना है, वो हम पर्टिकुलरली कर भी रहे हैं, और आगे जाते हुए उम्मीद है कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस और सॉफ्ट होंगी तो वो हमें और पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएंगी, इन अ वे कि हमारी इंपोर्ट्स जो है वो रिड्यूस हों। अगर हम अपनी बड़ी इंपोर्ट्स में देखें तो ऑयल की इंपोर्ट हमारी सबसे बड़ी होती है, फिर मशीनरी होती है, फिर फूड इंपोर्ट होती है, तो उसमें ऑब्वियसली हम जो है वो बैलेंस रखना होगा और हमें फोकस ये रखना होगा कि एक्सपोर्ट को हम कम रखें। और अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं ना, हमें ये बहुत जरूरी है कि एक्सपोर्ट को हम रोबस्ट रखें, और रेमिटेंसेस में जो ये गैप है बिटवीन इंटरबैंक एंड ओपन मार्केट रेट, इसको जो है वो कम किया जाए किसी भी तरीके से, ताकि जो हमारे एक्सपेक्ट्स हैं जो कि रेमिटेंसेस भेजते हैं वो फॉर्मल चैनल्स को यूज करते हुए जो है वो आए। अगर हम ये सब मैनेज कर लेंगे तो ऑब्वियसली हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन है कि फिस्कल ईयर 23 में 7 से 8 बिलियन डॉलर का होगा, विच इज अ बिट मैनेजेबल, लेकिन हमें और बेहतरी की तरफ जाना है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम लोग करंट अकाउंट डेफिसिट को मिनिमम कर दें। ये फरमाइए कि 31 बिलियन की लाइबिलिटी है टुवर्ड्स द एंड ऑफ ईयर, 8 से 9 महीने 8 महीनों में, दिसंबर 5 को मैच्योरिटी है,
आपको कैसी सिचुएशन लगती है? इज़ इट ऑल मैनेजेबल, या ये जो सारे दिन टिकर चल रहे हैं, तस्वीरें घूम रही हैं कि गॉड फॉरबिड पाकिस्तान को मसाइल हैं, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, बिकॉज $1 billion लाइबिलिटी डजंट सीम दैट बिग, जितना बड़ा इसका ह्यू एंड क्राई मचता हुआ नज़र आ रहा है। हाउ डू यू सी इट द सिचुएशन? जी सानी साहब, अच्छा तो अगर मैं इसको क्लेरिफाई करूं थोड़ा सा, जो $31 बिलियन का आपने नंबर अभी कोट किया है, तो ये $31 बिलियन की जो लाइबिलिटी थी हमारी, सबसे पहली बात ये कि इसमें जो है वो 10 बिलियन का करंट अकाउंट भी शामिल है। ओके, सो इफेक्टिवली लाइबिलिटी जो है वो 21 बिलियन की थी, 10 Right. बिलियन का करंट अकाउंट है, क्योंकि वो भी फंड करना होता है बिल्कुल obviously। ठीक, बिल्कुल ठीक। उसके बाद दूसरी चीज ये कि ये लाइबिलिटी थी जून 2022 से ऑनवर्ड्स 12 महीने। राइट, अभी हम लोग खड़े हैं नवंबर 2022 में, और काफी हद तक जो है वो हमने कुछ पेमेंट जो है वो किए हैं, कुछ रोल ओवर्स हो गई हैं, और आगे जाते हुए भी एक्सपेक्टेड है कि ये रोल ओवर्स हो जाएंगे। तो अगर मैं स्पेसिफिकली पेमेंट्स की बात करूं अभी, तो नवंबर में आई थिंक हम 1.5 बिलियन की पेमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 1 बिलियन जो हमने एक पेमेंट की है, और फिर दिसंबर में मुझे लगता है ऐसा है कि 1 बिलियन की ऑब्वियसली हमारे जो सुकूक है उसकी पेमेंट है, और $500 मिलियन की और पेमेंट है। यस, और हमें फिर साथ साथ ये भी देखना है कि हमें इनफ्लोज भी आने हैं ऑब्वियसली। राइट, तो अगर हम देखें तो अभी हमारे पास जो कमिटमेंट अवेलेबल हैं, जो कि बिफोर दिसंबर एक्सपेक्टेड है कि मटेरियलाइज हो जाएंगे, इसमें $500 मिलियन जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक से, तकरीबन $1.5 बिलियन जो है वो वर्ल्ड बैंक से। इसके अलावा जो IMF का हमारा रिव्यू है, 9th रिव्यू, वो भी शेड्यूल्ड है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, नवंबर के आखिर में, तो उससे भी 1 बिलियन आ जाएगा। इसके अलावा सऊदी क्राउन प्रिंस का विजिट था, जो कि अभी आई थिंक डेफर हो गया, वो हमारे लिए नहीं पूरे रीजन के लिए हुआ। आई थिंक उन्होंने इंडिया भी आना था, वो इंडिया भी नहीं आ रहे। तो वहां से भी हमें एक्सपेक्टेशन यही थी, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है वो कुछ टाइम पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने यही कहा था कि जो सेफ डिपॉजिट है सऊदी अरब के $3 बिलियन, उसको वो डबल करके 6 बिलियन ले जाएगा, और इसी तरह जो डेफर्ड ऑयल फैसिलिटी है $1.2 बिलियन की, उसको भी वो डबल करके $2.4 बिलियन ले जाएगा। इसके अलावा और भी ऐसी कुछ जैसे कमर्शियल बोरोइंग है जिसकी रीस्केड्यूलिंग ऑन कार्ड्स है। जस्ट टू रिकॉल के अभी लास्ट भी हमने एक बड़ी पेमेंट निकली है स्टेट बैंक के रिजर्व से, तो वो भी जो है वो कमर्शियल बोरोइंग ही थी, और एक्सपेक्टेड यही है कि उसकी मोडेलिटीज फाइनल हो जाएगी तो वो भी वापस आ जाएगी। तो इस वक्त जो हमें इनफ्लोज हैं, इसके अलावा एक और इनफ्लो जो मैं मिस कर गया, वो $900 मिलियन का इनफ्लो है, एक्सपेक्टेड है, जो कि फ्लड रिलीफ की मद में जो है वो UN से और बाकी डिफरेंट कंट्रीज से जो है वो कमिटमेंट है। तो मेरे ख्याल में हमारे पास जो इनफ्लोज हैं वो एडिक्वेट इनफ हैं, बट ऑब्वियसली उसमें जो है वो हमें टाइमली बेसिस पे उसकी रिजर्व मैनेजमेंट जो है वो करने की जरूरत है, और जो रोल ओवर्स हैं उसको अभी से जो है वो कंफर्म करने की जरूरत है। और इसके अलावा जो रीप्राइसिंग करनी है हमने कुछ कमर्शियल बोरोइंग की, क्योंकि ऑब्वियसली अभी आप अगर रेट देखें तो US प्राइम रेट इस वक्त 7% पे है, राइट, तो वो काफी ज्यादा जो है वो बढ़ गया है। तो आई थिंक जो पाकिस्तान का आगे जाते हुए वे फॉरवर्ड होगा वो यही होगा कि रादर देन ऑप्टिंग फॉर कमर्शियल बोरोइंग, गवर्नमेंट की ये कोशिश होगी कि मल्टीलेटरल और बायलेटरल बोरोइंग जो है वो उस पर ज्यादा फोकस रखा जाए, उससे पैसे लिए जाएं, ताकि वो ऑब्वियसली उसकी सर्विसिंग में भी आसानी हो, और उस पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट कॉस्ट भी नहीं लग रही हो। तो आगे जाते हुए मुझे लगता है कि हम लोग होपफुली ये पेमेंट दिसंबर में कर देंगे, और फिर उसके बाद दूसरे इनफ्लोज भी होंगे। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि जो हमारी फंडिंग रिक्वायरमेंट है फिस्कल 23 की, हम उसे फुलफिल करने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। एंड यू डोंट सी एनी ट्रबल के कमर्शियल लोन्स जो हैं, अभी ग्लोबल ऐसा सिनारियो है कि पाकिस्तान आसानी से रेस कर पाएगा कमर्शियल लोन? अगर अव्वल तो लगता है शायद ज़रूरत ना पड़े, द वे यू मेंशन्ड। देखें, जो कमर्शियल लोन्स हैं उनकी ऑब्वियसली रीप्राइसिंग होगी ना, पहले जो है वो अगर हमें कम रेट पे जो है वो हुआ था, तो बिल्कुल ये देखें, ये तो एक चैलेंज है कि इस वक्त जो दुनिया में मॉनेटरी टाइटनिंग की सिचुएशन है, US में जो इंटरेस्ट रेट है, यूरोप में जो इंटरेस्ट रेट है, अक्रॉस द ग्लोब आप देखें तो मॉनेटरी टाइटनिंग की सिचुएशन है। तो उसमें कमर्शियल बोरोइंग हासिल करना, और जब आपकी यूरो बॉन्ड्स और सुकूक की यील्ड जो है वो 40-50% YTM आपको मिल रही हो, आपका CDS जो है वो 75% के करीब हो, तो इट्स अ बिग चैलेंज फॉर पाकिस्तान के वो कमर्शियल बोरोइंग को जो है वो सिक्योर कर सके। इसलिए मैंने कहा कि जो हुकूमत की कोशिश होगी वो यही होगी कि ज्यादा NSR जो है वो मल्टीलेटरल और बायलेटरल लोन्स पे जो है वो किया जाए, और उनसे जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट को जो है वो पूरा किया जाए। लेकिन जो कमर्शियल बोरोइंग है उसको रीप्राइसिंग करेंगे,
तो होपफुली एक्सपेक्टेड है कि जो रीप्राइसिंग होनी होगी उसके बाद हम उसे काफी हद तक सिक्योर कर लेंगे। ओके ग्रेट अब्बास, वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे के बाद बातचीत का सिलसिला आपके साथ यहीं से शुरू करेंगे। लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में ताहिर अब्बास ने हमें एक्सप्लेन किया कि थोड़े से मिसनॉमर्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं इन टर्म्स ऑफ द लाइबिलिटी। बहुत कॉमनली कहा जा रहा है कि $30 बिलियन से ज़्यादा की लाइबिलिटी है। ही क्लैरिफाइड कि देयर वाज अ नंबर इफेक्टिव जुलाई 1, नाउ वी आर इन नवंबर। काफ़ी सारी पेमेंट, इनफैक्ट $3 बिलियन से ज़्यादा की पेमेंट पाकिस्तान कर चुका है। सो सिचुएशन इज़ नॉट दैट टेंस एज पीपल आर मेकिंग इट टू लुक लाइक, एंड गोइंग फॉरवर्ड व्हाट ही फील्स इज़ कि चैलेंजेस इतने ज़्यादा नहीं हैं, प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। अब बाकी प्रोग्राम के सेगमेंट में हम समझेंगे ताहिर अब्बास से कि इकॉनमी के कौन से सेक्टर उनकी नज़र में हैं कि जो प्रेजेंट इकनॉमिक सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और जिसमें जो चैलेंजेस हैं वो शायद उतने शदीद नहीं हैं जितना कि दूसरे सेक्टर्स में विच आर लिंक टू द फाइनेंस, लिंक टू द इंडस्ट्री दैट रिक्वायर्स फाइनेंस वेरी एग्रेसिवली। सो अब्बास से समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। सो अब्बास, ओवर टू यू, टेल अस व्हाट आर द सेक्टर्स के जिनको अभी एक सेवर जो है वो देख सकता है इन अ बेटर वे, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस दैट अ सेवर हैज़ टू टेक केयर ऑफ। जी बिल्कुल। तो इसमें सानी साहब, अगर आप देखें तो इस वक्त मार्केट की जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। हम लोग ये अक्सर कहते आए हैं और हम लोग हमेशा जो है वो इस तनाजुर में बात कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप पिछले 6 महीने में डेटा निकाल के देखें तो आपको नजर आएगा कि बहुत सारे स्पॉन्सर जो हैं वो बायबैक कर रहे हैं। राइट। अच्छा, उसका रीजन ही ये है कि जो एसेट वैल्यूएशन इस वक्त स्टॉक मार्केट में आपको अवेलेबल है वो इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव है, इतनी ज्यादा चीप है कि स्पॉन्सर को खुद भी लग रहा है कि ये इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो इट्स बेटर कि मैं जो हूँ वो आज इन लेवल्स पे जो है वो अपना शेयर बैक कर लूँ, और ऑब्वियसली ये जो है वो बेनिफिशियल होगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए। तो हमने देखा है कि जैसे आप देखें अभी बैंक अल्फला ने जो है वो बायबैक का नोटिफिकेशन दिया है, इससे पहले लकी सीमेंट ने दिया है, उससे पहले जो है वो मेपल लीफ ने दिया है, और इसके अलावा जेडीडब्ल्यू ट्राईपैक। शुगर ने दिया है। जी, बहुत सारी कंपनीज जो हैं उनके स्पॉन्सर्स ये समझते हैं कि ये बायबैक के लिए जो है वो बहुत अट्रैक्टिव टाइम है, और आई थिंक उसका रीजन ही ये है कि वैल्यूएशन इस हद तक नीचे है और इतनी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है कि स्पॉन्सर भी जो है वो का शेयर्स जो है वो बायबैक कर रहे हैं। अब जहां तक आपकी बात रही कि आपने पूछा कि कौन से सेक्टर अट्रैक्टिव है, तो मेरे ख्याल में देखें, अगर हम देखें तो इस वक्त जो सेफ सेक्टर आपको नजर आता है उसमें जो है वो एक तो मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो काफी हद तक जो है वो सेफ है। इंटरेस्ट रेट सिनेरियो अगर आप देखें तो इस वक्त इंटरेस्ट रेट जो है वो 15% पे है। आगे जाते हुए हमें लगता है कि इस साल के आखिर में लाइक मई और जून में इंटरेस्ट रेट में कमी की गुंजाइश है, बट वो बहुत अग्रेसिव नहीं होगी, बहुत 25 स्लो वे में बेसिस। होगी। लाइक 1% तक जो है वो कमी हो सकती है। तो आई थिंक अगले 1 साल के व्यू पे जो है वो बैंकिंग सेक्टर जो है वो फिर भी जो है वो काफी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी उनकी होगी और उनकी बट वैल्यूएशन बहुत ताहिर, आपको अट्रैक्टिव है। रोक के एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि पिछली दफ़ा जो सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे गवर्नमेंट ने वहाँ पर सुपर टैक्स लगाया। सो ये रिस्क तो कैरी करते हैं ऑल दो सेक्टर्स के जो इकोनॉमी में परफॉर्म कर रहे होंगे, गवर्नमेंट वहाँ सुपर टैक्स टाइप की चीज़ कर सकती है। जी सानी साहब, देखें जो सुपर टैक्स का एलिमेंट है वो तो अभी भी मौजूद है। सो फॉर इंस्टेंस बैंक्स पे जो है वो वैसे ही टैक्स रेट एक तो बढ़ गया है, राइट। 35 की जगह 39 हो गया है ऑलरेडी, और 10% का सुपर टैक्स इस साल एप्लीकेबल है और फिर अगले साल से 4% है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 10% एक दफा देने के बाद जो रिकरिंग सुपर टैक्स है, अनलेस कोई फाइनेंस नए फाइनेंस बिल या फाइनेंस एक्ट आता है और उसमें उस चीज को हटाया जाता है, तो ये अब एक इन्फिनिटी टाइम तक जो है वो एडिशनल 4% का सुपर टैक्स तो लगा हुआ ही है, ओके। और ये हर ओके। सेक्टर पे एप्लीकेबल ही है। तो राइट। ये तो गवर्नमेंट लगा चुकी है। लेकिन बिल्कुल आपकी बात बजाय कि जिनके प्रॉफिटेबिलिटीज कंपनीज की बहुत अच्छी थी उन पे गवर्नमेंट ने जो है वो सुपर टैक्स लगाया, और ये अब जो है वो रहेगा
रहेगा जब तक गवर्नमेंट इसको खुद नहीं हटाती। तो कमिंग बैक टू योर पॉइंट के बैंकिंग सेक्टर जो है वो अट्रैक्टिव लगता है और मुझे सेफ लगता है एट दिस पॉइंट टाइम। इसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर ऐसा सेक्टर है, स्पेशली जो यूरिया मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास मुझे लगता है काफी रूम है, उनकी वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनमें काफी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मौजूद है और फिर ओवर एंड अबव आपको डिविडेंड यील्ड भी जो है वो बहुत अच्छी मिल रही है। सो आप बैंकिंग सेक्टर और फर्टिलाइजर सेक्टर जो है वो मुझे रिलेटिवली इस सिनेरियो में सेफ लगते हैं। प्लस इनकी जो कंपनीज के पे आउट भी बहुत अच्छे हैं, तो पे आउट अच्छे हैं तो आपकी एक अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड भी, आपको साल का एक अच्छा डिविडेंड भी जो है वो मिल रहा होगा। तो ये तो दो ऐसे सेक्टर हैं जो कि मुझे बहुत ज्यादा सेफ लगते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट ट्रिगर्स की बात करें तो हो एक्सपेक्टेड है कि गवर्नमेंट जो है वो गैस टैरिफ हाइक करने वाली है नवंबर में, बाय द एंड ऑफ नवंबर और अर्ली दिसंबर गैस टैरिफ हाइक होना है। तो अगर गैस टैरिफ हाइक होता है तो इससे जो ईएनपी सेक्टर में कैश फ्लोज के प्रॉब्लम है, स्पेसिफिकली ओजीडीसी एंड पीपीएल में, वो जो है वो काफी हद तक जो है वो सॉल्व होने की उम्मीद है। मैं पुराने सर्कुलर डेट की बात नहीं कर रहा, बट मैं बात कर रहा हूँ कि फर्दर एक्यूमुलेशन ऑफ सर्कुलर डेट। तो अगर गैस प्राइसेस गवर्नमेंट ने बढ़ा दी तो जो कैश फ्लोज हैं वो काफी हद तक जो है वो बेहतर हो जाएंगे इन ईएनपी कंपनीज के। तो इनको भी जो है वो कंसिडर करना चाहिए, इसमें भी जो है वो एक अच्छी डिविडेंड यील्ड मिलती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सीमेंट सेक्टर भी मुझे एट दिस पॉइंट इन टाइम जो है वो काफी अट्रैक्टिव लगता है और उसकी रीजन ये है कि जो जिस तरीके से कोल की प्राइसेस नीचे आ गई हैं, आप देखें तो 180 185 RB1 RB2 कोल अवेलेबल है। और इवन हम लोग तो जो जो इंडस्ट्री कोल मंगवा रही है वो आजकल ज्यादातर मोजम्बिक और इंडोनेशियन कोल मंगवा रही है, तो उसकी प्राइस तो और कम है, $140 150। तो जो सीमेंट की प्राइसेस है उसमें तो ऐसा कोई कमी नहीं हुई। तो अगर सीमेंट की प्राइसेस यही कंटिन्यू रहती हैं तो ये सीमेंट कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा रोबस्ट हो जाएगी, क्योंकि आपकी कॉस्ट में जो है वो जो कि 45 से 50% कोल की कॉस्ट होती है, आपका वो कब उसमें डिक्लाइन आ गया बहुत सिग्निफिकेंटली और आपकी सेलिंग प्राइस में जो है वो कोई खास डिक्लाइन नहीं आया। हाँ, एक रिस्क सीमेंट सेक्टर में ये रहता है कि प्राइस वॉर ना हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली there is around 15 to 16 million ton of capacity is coming online in the next 1 to 1.5 years. तो वो लोगों को थोड़ा एक फेयर इस बात पे है कि ये प्राइस वॉर जो है वो हो सकती है। बट अब तक तो हमें कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आई। 3 कंपनीज के नोटिस ऑलरेडी आ गए हैं, इंक्लूडिंग बेस्ट वे सीमेंट, फौजी सीमेंट और मेपल लीफ सीमेंट, जिन्होंने क्लीन फायर किया। और कोई ऐसी बड़ी प्राइस वॉर तो हमें नहीं नजर आई है कि किसी ने प्राइस कम की हो। तो आई थिंक सीमेंट सेक्टर को भी कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि वहां पे भी वैल्यूएशन जो है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो आई थिंक इन 3 से 4 सेक्टर्स पे जो है वो फोकस रखना चाहिए, विच इंक्लूड्स बैंक्स, फर्टिलाइजर, ENPs एंड सीमेंट्स। ताहिर अब्बास, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे अरसलान सिद्दीकी और ताहिर अब्बास। दोनों ने हमें एक्सप्लेन किया कि मार्केट में जो चैलेंजेस हैं वो शॉर्ट टर्म हैं, बिकॉज कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि $1 से $1.5 बिलियन की लाइबिलिटी के लिए गॉड फॉरबिड पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। और जो पेमेंट के इनफ्लोज हैं और जो करंट लाइबिलिटीज़ के नंबर्स हैं वो भी ये सजेस्ट कर रहे हैं कि सिचुएशन इतनी ग्रेव, इतनी इंटेंस नहीं है कि जितनी कुछ लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो 30 से 32-35 मिलियन डॉलर के नंबर्स की ट्वीट्स या जो नंबर्स व्हाट्सएप पे चल रहे हैं वो 1 जुलाई की लाइबिलिटी के नंबर्स हैं। नवंबर तक काफ़ी सारी पेमेंट्स हो गई हैं। आज का रिलीज़ सजेस्ट करता है कि $3 बिलियन से ज़्यादा की डेट लाइबिलिटीज़ पाकिस्तान मीट कर चुका है। सो $10 बिलियन तो ऐसे थे जो करंट अकाउंट डेफिसिट रिलेटेड थे। सो इफ़ यू लुक एट द रिक्वायरमेंट, लोकल डेट काफ़ी सारी चीज़ों को ऑफसेट कर रहा है और गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी है कि इंपोर्ट को कर्टेल किया जाए, बट उसका जो लॉस हो रहा है वो ये हो रहा है कि गवर्नमेंट इज़ अनएबल टू कलेक्ट द टैक्स, जिसकी वजह से IMF कहता है कि अगर आप टारगेट मीट नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम नहीं रिज्यूम होगा। प्रोग्राम रिज्यूम नहीं होगा तो अगेन पाकिस्तान को डेट को रेस करने में मसाइल हो सकते हैं। लेट्स सी कि ये 28-29 नवंबर तक जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का इशू है, गवर्नमेंट इसको ओवरकम कर पाती है या नहीं कर पाती, बिकॉज इस वक्त पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान का सिस्टम, सब कुछ इससे लिंक्ड है। अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए तो गवर्नमेंट इस इशू को एड्रेस करने में गवर्नमेंट को कामयाब होना चाहिए, अदरवाइज़ पाकिस्तान में मसाइल ही मसाइल हैं। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।